Hello everyone, I Kuldeep Sharma welcome you all to today's session of Daily News Analysis where we are going to look at the important news from the Hindu newspaper as well as the Indian Express. So let's look at the important news for today. So पहली न्यूज जो आज हम करेंगे that is regarding the stormy winter session ends on bitter note। जो आपके 3 सेशंस होते हैं हर साल में, उसमें जो पार्लियामेंट का विंटर सेशन है इस बार करीब करीब धुल चुका है। यहाँ पे अगर आप प्रोडक्टिविटी की बात करें, प्रोडक्टिविटी की बात करने से मतलब है कि इस बार हमने लोकसभा और राज्यसभा में कितना काम करा, कितने बिल पास करे, तो यहाँ पे इसका प्रोडक्टिविटी का डेटा भी प्रोवाइडेड है। और यहाँ पे जो एनालिसिस है उसके हिसाब से हमें पता पड़ता है कि लोकसभा ने इस पर्टिकुलर पीरियड में, इस पर्टिकुलर सेशन में अपना 54.5% वर्क किया, विच मींस आधे टाइम लोकसभा वाज नॉट वर्किंग ड्यूरिंग द टाइम एट विच इट वाज सपोज्ड टू फंक्शन। इसके अलावा अराउंड आपने करीब जो आपके बिल्स पास करने थे, आपने जो बिल पास करे हैं, टोटल ही आपने 3 बिल्स पास करे हैं। 4 तो आपने राज्यसभा में पास करे हैं और 4 आपने लोकसभा में पास करे हैं और 3 आपने राज्यसभा में पास करे हैं। तो यू कैन सी कि आपके जो बिल का पैसेज भी है, पैसिंग भी जो आपने करना था आपको इतने सारे बिल्स का, वो भी आपने नहीं करे। 4 बिल लोकसभा में डिस्कस हुए और 3 बिल राज्यसभा में डिस्कस हुए और उसके बाद पासिंग हुई है, विच मींस कि बहुत सारा काम जो आपको करना चाहिए था वो आपने इस पर्टिकुलर सेशन में नहीं किया। अगेन इफ यू आस्क मी कि क्या ये डेटा इंपॉर्टेंट है, सो माय आंसर इज नो, दिस डेटा इज नॉट इंपॉर्टेंट बिकॉज कितने बिल किस सेशन में पास हुए हैं आपके नेक्स्ट ईयर तक करीब 4 सेशन हो जाएंगे, तो कितने पास हुए, कितने नहीं हुए, कितने होने चाहिए थे, कितना परसेंट प्रोडक्टिविटी था, ये सब क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में नहीं आते हैं। बट इट शुड गिव यू एन आइडिया कि लोकसभा अपना जो उसका अलॉटेड टाइम है उसका सिर्फ 54% उसमें काम किया है और राज्यसभा की तो हालत उससे भी खराब है, उसने सिर्फ 40% ही अपनी प्रोडक्टिविटी दिखाई है, विच मींस कि अगर उसे 100 आवर्स वर्क करना चाहिए था तो उसने सिर्फ 40 आवर्स ही वर्क करा है। 60 आवर्स जो है वो डिस्ट्रप्शंस की वजह से, जो ये कंटिन्यूअसली डिस्ट्रप्शंस हो रहे थे, इस वजह से आपकी लोकसभा और राज्यसभा है वो प्रॉपर्ली फंक्शन ही नहीं कर पाए, विच इज नॉट अ गुड थिंग फॉर अस। बट वॉट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस इज टू नो कि इंडिया के अंदर में जो आपके पार्लियामेंट्री सेशंस होते हैं वो किस तरीके से कंडक्ट किए जाते हैं। सो यू शुड नो दिस कि आपके कॉन्स्टिट्यूशन में तो इतना ही लिखा हुआ है, अंडर आर्टिकल 85 आपके कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ इतना लिखा हुआ है कि जो 2 पार्लियामेंट्री सेशंस होते हैं, 2 पार्लियामेंट्री सेशन जो होते हैं उसमें 6 मंथ से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। तो एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन द ओनली रिक्वायरमेंट फॉर द लेजिस्लेचर इज या फॉर द पार्लियामेंट इज कि एवरी 6 मंथ्स देयर शुड बी 1 सेशन। यानी अगर पार्लियामेंट के 2 सेशन हर साल हो रहे हैं, इफ वी आर हैविंग 2 सेशंस पर ईयर, वी आर फुलफिलिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट, वो रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाती है। हाउएवर हमारे यहां कस्टम है, इट्स अ कस्टम नाउ कि आपके पार्लियामेंट में हर साल 1 नहीं 2 नहीं बट 3 सेशंस होते हैं। 1 इज योर बजट सेशन, तो जो साल का पहला सेशन होता है दैट इज द बजट सेशन, जो आपका यूजुअली फरवरी से स्टार्ट होता है, मई से। एक दिन पहले आपका इकोनॉमिक सर्वे आता है 31 ऑफ जनवरी को और 1 फरवरी को आपका बजट प्रेजेंट होता है और इसी से बजट प्रेजेंटेशन से ही आपका जो सेशन है, सेशन ऑफ पार्लियामेंट है, वो बिगिन होता है। ये जो पर्टिकुलर सेशन है ये फरवरी से मई मंथ, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई, करीब 15 ऑफ मई तक ये पर्टिकुलरली सेशन वर्क करता है, जिसके अंदर में मेन जॉब जो होता है वो तो होता है बजट को पास करने का। उसके अलावा बजट के अलावा भी कोई और इंपॉर्टेंट बिल है या कोई इंपॉर्टेंट उस टाइम इश्यू चल रहा है, नेशनल इश्यू चल रहा है, तो उस पर भी डिस्कशन होता है बजट सेशन में। द सेकेंड इंपॉर्टेंट सेशन इज द मॉनसून सेशन, तो जो मई के बाद 2 महीने के गैप के बाद जुलाई से सितंबर, जुलाई अगस्त सितंबर में 3 महीने का आपका मॉनसून सेशन भी होता है। और उसके बाद सबसे लास्ट होता है आपका विंटर सेशन, जो सबसे छोटा होता है, जस्ट बिफोर बजट सेशन से 1 महीने पहले आपका विंटर सेशन हो जाए, जो नवंबर और दिसंबर के मंथ में होता है। एंड यू कैन सी कि नवंबर दिसंबर में होता है, बट करीब 1 से 1.5 महीना ही इस पर्टिकुलर जो सेशन होता है इसका टाइम होता है। फॉर एग्जांपल आज 21 ऑफ दिसंबर को ये जो विंटर सेशन है ये भी एंड हो चुका है आपका, तो पूरे 2 महीने भी नहीं होता। तो दिस इज द शॉर्टेस्ट सेशन और सबसे लॉन्गेस्ट सेशन होता है ये आपका बजट सेशन ही होता है। तो सबसे लॉन्गेस्ट सेशन इज द फर्स्ट सेशन ओनली, बजट सेशन का पीरियड सबसे लंबा होता है, फिर मॉनसून सेशन होता है और सबसे शॉर्ट आपका विंटर सेशन होता है। यूजुअली 1 से 1.5 महीने के करीब में आपका विंटर सेशन कंप्लीट हो जाता है। जो इस बार का प्रोडक्टिविटी डेटा है दैट इज स्पेसिफिकली टू द विंटर सेशन ओनली। तो इस बार का 18th लोकसभा का पहला विंटर सेशन है। सो दिस इज, अभी आपके अप्रैल में ही इलेक्शंस हुए थे 18 लोकसभा के, उसका ये पहला विंटर सेशन है जिसमें लोएस्ट प्रोडक्टिविटी आई। अगेन आई वुड रिपीट कि आपको ये डेटा याद नहीं करना है कि यहाँ पे प्रोडक्टिविटी कम है, इट जस्ट फॉर योर रेफरेंस यू शुड नो कि लोकसभा राज्यसभा की प्रोडक्टिविटी जो है वो इस साल बहुत कम रही है।
ओके, बट 85 के अंदर में सिर्फ 2 सेशंस आपको करने की रिक्वायरमेंट होती है। इसके अलावा देयर इज अ प्रोविजन फॉर जॉइंट सेशन ऑल्सो। व्हाट इज अ जॉइंट सेशन? तो यूजुअली यू शुड नो कि आपके जो लोकसभा, राज्यसभा या पार्लियामेंट, इसका मेन जॉब है लॉज को बनाना, लॉज क्रिएट करना, उस पर डिस्कशन करना, डिस्कशन करके अगर उसमें कुछ इंप्रूवमेंट हो सकते हैं तो उस इंप्रूवमेंट्स को करना, और फाइनली कंट्री के लिए लॉ पास करना। अब यहां पे कई बार देयर माइट बी अ सिचुएशन कि एक पर्टिकुलर बिल है जो दोनों हाउसेस में पास नहीं हो पा रहा है। फॉर एग्जांपल, देयर इज अ बिल जो लोकसभा से पास हो रहा है और राज्यसभा से पास नहीं हो रहा, या देयर इज अ बिल जो राज्यसभा से पास हो रहा है, लोकसभा से पास नहीं हो रहा। एंड इट माइट बी द केस कि गवर्नमेंट को लगता है यहां पे कि ये बिल को पास करना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द नेशनल वेलबींग। तो इस पर्टिकुलर केस में लोकसभा और राज्यसभा जो दोनों अलग अलग बैठते हैं, उन दोनों को आप साथ में बैठा सकते हो, विच मींस लोकसभा और राज्यसभा के दोनों के मेंबर्स एक साथ बैठ रहे हैं और अब उस पर्टिकुलर टॉपिक पे या तो डिस्कशन हो रहा है, अगर कोई इंपॉर्टेंट डिस्कशन है तो वो डिस्कशन भी किया जा सकता है। इसके अलावा कोई बिल अगर इंपॉर्टेंट है, उसको पास कराना है, तो उसके ऊपर पे वोटिंग और पैसेज ऑफ बिल भी उस पर्टिकुलर केस में कंडक्ट किया जा सकता है। इसके अलावा जॉइंट सेशन अगर प्रेसिडेंट चाहे तो फॉर एड्रेस, ज्वाइंट एड्रेस अगर देना चाहे तो प्रेसिडेंट भी एक ज्वाइंट सेशन आपके लोकसभा राज्यसभा का कॉल कर सकती है। हाउएवर, हर पर्टिकुलर सिचुएशन में आप ज्वाइंट सेशन को कंडक्ट नहीं कर सकते हो। देयर आर 2 एक्सेप्शंस टू इट व्हेन ज्वाइंट सेशन कैन नॉट बी कंडक्टेड। एंड व्हाट आर दोस 2 एक्सेप्शंस? तो पहला है, कोई भी मनी बिल अगर आपको पास करना है तो उस केस के अंदर में आप ज्वाइंट सेशन नहीं कर सकते हो। मोर ओवर, ज्वाइंट सेशन रिक्वायर्ड ही नहीं होता उस केस में, बिकॉज मनी बिल के पैसेज के लिए सिर्फ लोकसभा की यहां पे परमिशन रिक्वायर्ड होती है। एंड दूसरा केस है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल का। तो अगर कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना है तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में लोकसभा और राज्यसभा का ज्वाइंट सेशन नहीं कंडक्ट कर सकते हो। आपको दोनों का हाउस का जो सेशन है वो अलग अलग ही पॉसिबल है। तो ये 2 एक्सेप्शन होते हैं जब आप ज्वाइंट सेशन को कॉल नहीं कर सकते हो। अदरवाइज अगर कहीं पे कोई डेडलॉक हो जाए बिल के पैसेज के अंदर में, उस पर्टिकुलर सिचुएशन में प्रेसिडेंट जो होता है वो ज्वाइंट सेशन कॉल कर सकता है और दोनों मिल के यहां पे आपका डिस्कशन कर सकते हैं और उस पर कोई डिसीजन लिया जा सकता है। आगे मूव करते हैं। इसके अलावा जो पार्लियामेंट का प्रोसीजर होता है, प्रोसीजर जो होता है उसको कॉल करने का एक्सेट्रा का, वो किस तरीके से होता है? तो रिमेंबर दिस कि अगर आपको पार्लियामेंट का सेशन कॉल करना हो, फॉर एग्जांपल बजट सेशन कॉल करना है, स्टार्ट करना है, मॉनसून करना है या विंटर करना है, वो उस पर्टिकुलर प्रोसीजर को बोला जाता है समनिंग ऑफ द पार्लियामेंट। यहां पे समन किया जाता है पार्लियामेंट को एंड दिस समनिंग इज डन बाय द प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट होता है वो पर्टिकुलरली एक ऑर्डर निकालता है, एक नोटिफिकेशन निकालता है जिसके बेसिस पे आपकी जो दोनों पार्लियामेंट्स होती है उनकी सिटिंग स्टार्ट होती है। एंड यूजुअली प्रेसिडेंट यहां पे वर्क करता है ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ गवर्नमेंट। ओके, सो इट इज एक्चुअली द गवर्नमेंट यानी प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर प्रेसिडेंट को बोल रहे हैं कि इस पर्टिकुलर डेट से वी वांट अ पर्टिकुलर सेक्शन, और यहां से प्रेसिडेंट जो होता है वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकालते हैं जहां से आपका समनिंग स्टार्ट होता है। वंस द पार्लियामेंट सेशन हैज बिगन, एक बार पार्लियामेंट का सेशन स्टार्ट हो जाता है, उसके बाद जितना भी काम होता है अंदर का वो सारा का सारा अब अंदर हाउस में होता है, यानी कि अब रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिसाइडिंग ऑफिसर की होती है, विच इन केस ऑफ लोकसभा स्पीकर एंड इन केस of Rajya Sabha it is the chairman. सो रिमेंबर दिस कि जब तक आपका पार्लियामेंट का सेशन स्टार्ट नहीं हो तब तक प्रेसिडेंट रिस्पॉन्सिबल है, प्रेसिडेंट ही समन करेगा। समन होने के बाद जब आपके पार्लियामेंट की सिटिंग स्टार्ट हो चुकी है उसके बाद में अब प्रेसिडेंट का रोल नहीं है, अब यहां पे स्पीकर और चेयरमैन का रोल है। विच मींस कि अगर कोई पर्टिकुलर सेशन की कोई पर्टिकुलर डे को वहां पे एंड करना हो, जिसको हम बेसिकली एडजर्नमेंट बोलते हैं। सो लेट्स से कि आज 21 ऑफ दिसंबर है और यूजुअली जो आपका सेशन होता है वो सुबह 11 बजे स्टार्ट होता है, 11 AM पे स्टार्ट होता है विथ योर 0 आवर क्वेश्चन आवर से स्टार्ट होता है। फिर 11 से लेके यूजुअली 5 PM 6 PM तक आपका हाउस फंक्शन करता है। और जब 5 PM हो जाता है उसके बाद में जो स्पीकर है लोकसभा में या चेयरमैन है राज्यसभा में, वो सिंपली एक डिक्लेरेशन करते हैं कि दिस हाउस इज एडजर्न्ड फॉर द नेक्स्ट डे, कि जो पर्टिकुलर हाउस है इसकी जो सिटिंग है ये नेक्स्ट डे तक एडजर्न करी जाती है, मतलब कि अभी हाउस फंक्शन नहीं कर रहा है। तो एडजर्नमेंट इज बेसिकली जब आप यहां पे एक पर्टिकुलर टाइम बता रखिए कि अब वापस से सिटिंग कब होगी, उसके बाद उस हाउस की सिटिंग को एंड करते हो। सो एडजर्नमेंट इज बेसिकली एंड ऑफ सिटिंग ऑफ द हाउस।
तो कोई भी हाउस की सिटिंग जो है उसको एंड जब किया जाता है उसको एडजर्नमेंट बोला जाता है। अब यहां पे इससे रिलेटेड एक और टर्म है एडजर्नमेंट साइन डाई। तो यहां पे जब एडजर्नमेंट साइन डाई बोला जाता है विच मींस कि हाउस को एडजर्न करा जा रहा है विदाउट टेलिंग देम अ डेट फॉर रीअसेंबली। सो विदाउट डेट ऑफ रीअसेंबली अगर मैं हाउस को एडजर्न कर दूं, मैं से मतलब यहां पे स्पीकर या आपका जो चेयरमैन है लोकसभा राज्यसभा में वो एडजर्न तो करते हैं, आज की जैसे 21 दिसंबर की सिटिंग को मैंने एंड तो कर दिया है, एडजर्न तो कर दिया है, बट वापस कब रीअसेंबली होगी अगर मैंने ये नहीं बताया है तो इसे बोला जाता है एडजर्नमेंट साइन डाई। और इस पर्टिकुलर केस में वापस से अगर रीअसेंबली करनी होती है तो अलग से यहां पे मैसेज सेंड अक्रॉस किया जाता है बाय द स्पीकर और बाय द चेयरमैन ओनली इन केस ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा। रिमेंबर, एक बार अगर आपका सेशन स्टार्ट हो गया उसके बाद प्रेसिडेंट यहां कहीं भी इन्वॉल्व नहीं होता है, इसके बाद सीधे आपके स्पीकर और आपके जो चेयरमैन होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। मोर ओवर किस बात पे डिस्कशन करना है वो मोशंस के बेसिस पे डिसाइड होता है, विच मींस लेट्स से अगर मैं राहुल गांधी हूं और मुझे किसी बात पे डिस्कशन करना है तो मैं आपके लोकसभा राज्यसभा के अंदर में मोशन इंट्रोड्यूस करूंगा। मोशन मतलब एक तरीके से परमिशन टू हैव अ डिस्कशन ऑन अ पर्टिकुलर टॉपिक, और ये पर्टिकुलर डिसीजन कि वो पर्टिकुलर टॉपिक पे डिस्कशन होगा या नहीं होगा ये भी स्पीकर और चेयरमैन ही रेस्पेक्टिवली लोकसभा और राज्यसभा में लेते हैं। वंस आपकी पूरा जो सेशन होता है उसका करीब करीब अगर जॉब कंप्लीट हो जाए या फिर टाइम पीरियड जो यूजुअली हम उसके लिए एलोकेट करते हैं अगर वो कंप्लीट हो जाता है तो फिर हाउस को प्रोरोग करा जाता है। अब प्रोरोगेशन क्या होता है? सो जस्ट लाइक एडजर्नमेंट या एडजर्नमेंट साइन डाई एक सिटिंग को यहां पे एंड करता है, फिनिश करता है। प्रोरोगेशन जो पूरा का पूरा सेशन है, जैसे कि ये बजट सेशन, मॉनसून सेशन, विंटर सेशन, इसको पूरा एंड करता है। तो प्रोरोगेशन जो होता है इट इज ऑल्सो डन बाय द प्रेसिडेंट अगेन ऑन दी एड एंड एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो यहां पे प्रेसिडेंट जो है वो प्रोरोग कर देता है हाउस को, विच मीन जो सेशन है पूरा का पूरा सेशन है उसको एंड कर दिया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका एंड होता है। इसके अलावा यू शुड नो दिस कि लोकसभा और राज्यसभा फाइनली हर 5 साल में जो लोकसभा है 5 इयर्स में इसको डिसॉल्व भी किया जाता है, डिसोल्यूशन होता है। और राज्यसभा विच इज अ कंटिन्यूअस हाउस इसका डिसोल्यूशन नहीं होता है। इसके जो मेंबर्स होते हैं 1/3 मेंबर्स एवरी 2 इयर्स अपने आप अकॉर्डिंगली रिटायर होते रहते हैं, बट लोकसभा हर 5 साल में डिसॉल्व होते रहते हैं। और डिसोल्यूशन का जो आपका प्रोमलगेशन है वो भी आपका प्रेसिडेंट ही करता है। So every 5 years president also dissolves the Lok Sabha also। तो ये 5 चीजें हो जाती हैं आपके during the functioning। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट टर्म आप देख पा रहे होंगे which is the quorum of the house। What exactly is quorum of the house? तो quorum is the minimum number of members required to conduct a meeting। तो अगर आपको कोई भी इंपॉर्टेंट मीटिंग कंडक्ट करानी है तो उसके लिए मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स अगर उस पर्टिकुलर कमिटी के, उस पर्टिकुलर हाउस के, यहां पे पार्लियामेंट के अगर अवेलेबल है तो ही आप मीटिंग कर सकते हो। और ये होता है आपका 1/10 मेंबर, 1/10 ऑफ द टोटल मेंबर्स ऑफ द हाउस। फॉर एग्जांपल करंटली आपके लोकसभा के अंदर में 543 इज द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस, विच मींस 1/10 हो गया 54.3, यानी एटलीस्ट 55 मेंबर्स अगर हाउस में या लोकसभा में प्रेजेंट होंगे तो ही आप मीटिंग कर सकते हो। सेम इन केस ऑफ राज्यसभा 245 आपकी करंट स्टैंड है, यानी 24.5, यानी 25 मेंबर्स एटलीस्ट अगर होंगे राज्यसभा में तो ही आप एक मीटिंग को या राज्यसभा का सेशन है उसको कंडक्ट कर सकते हो। दैट इज द मीनिंग ऑफ कोरम, विच इज मिनिमम कितने लोग होने चाहिए कि मैं इस पर्टिकुलर मीटिंग को फ्रूटफुली कर पाऊं। अगर इतने मेंबर्स नहीं है तो मैं उस मीटिंग को नहीं कंडक्ट कर सकता हूं। ओके, सो दीज आर सम इंपॉर्टेंट न्यूज इंफॉर्मेशन विच इज रिगार्ड टू योर पार्लियामेंट्री सेशंस। ओके, तो आगे मूव करते हैं नेक्स्ट पर्टिकुलर टॉपिक पे। यहां पे सिलीगुड़ी कॉरिडोर और क्रूशियल लिंक एसएसबी प्रेजेंट बूस्ट सिक्योरिटी सेज शाह। तो अमित शाह जो आपकी यूनियन होम मिनिस्टर है ये एक पर्टिकुलर इवेंट में गए, वहां पे ही इज टॉकिंग अबाउट द सिलीगुड़ी कॉरिडोर विच इज अ क्रूशियल लिंक फॉर इंडिया, स्पेसिफिकली फॉर नॉर्थ ईस्ट इंडिया, एंड मोर इंपॉर्टेंटली ही इज ऑल्सो टॉकिंग अबाउट द एसएसबी विच स्टैंड्स फॉर सशस्त्र सीमा बल, विच इज अ CAPF, योर सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स। तो यहां पे पहले हम सिलीगुड़ी को समझेंगे, उसके बाद वी आर आल्सो गोइंग टू डिस्कस रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर पैरामिलिट्री फोर्स ऑफ इंडिया नोन एज SSB। तो सिलीगुड़ी कॉरिडोर क्या है? सो लेट्स लुक एट दिस पर्टिकुलर मैप। अगर आप इस मैप को ध्यान से देखोगे तो येलो में आपका इंडिया है, यहां रेड में आपने एक नेपाल बनाया हुआ है, यहां पे भूटान है और यहां बांग्लादेश है। और अगर आप मैप को प्रॉपर्ली देखोगे तो यू वुड सी कि यहां से एक पर्टिकुलर रूट जा रहा है, यहां से देयर इज अ पर्टिकुलर रूट जो आपका यहां पे आपका पूरा का पूरा मेनलैंड इंडिया है, यहां पे ये स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल है, ये जो पर्टिकुलर एरिया है दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ वेस्ट बंगाल।
दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ वेस्ट बंगाल, और यहां पे आपका नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया स्टार्ट होता जा रहा है। तो यहां पे ये जो छोटा सा आपको कॉरिडोर दिख रहा है, इफ इट्स विजिबल टू यू, यहां पे जो आपको ये थोड़ा सा गैप दिख रहा है, रिड्यूस इट, ये जो पर्टिकुलर गैप आपको दिख रहा है, दिस पर्टिकुलर 17 किलोमीटर इसका सिर्फ लेंथ है, इट इज 17 किलोमीटर इसका विड्थ है, नॉट लेंथ, विड्थ है, और इसको हम सिलीगुड़ी कॉरिडोर कहते हैं, सिलीगुड़ी कॉरिडोर बोलते हैं। सिलीगुड़ी इज अ प्लेस इन वेस्ट बंगाल ओनली, और यहां पे ये पर्टिकुलरली इसको सिलीगुड़ी कॉरिडोर बोलते हैं, और ये एक इतना सा 17 किलोमीटर वाइड जो एरिया है, ये कनेक्ट करता है आपके पूरे के पूरे इंडिया की मेनलैंड को विद द नॉर्थ ईस्ट। तो ये पूरा नॉर्थ ईस्ट के साथ कनेक्ट करता है। यू वुड सी कि एटलीस्ट लैंड बॉर्डर जो है, इसके अलावा, इस पर्टिकुलर रूट के अलावा, देयर इज नो लैंड बॉर्डर डायरेक्टली बिटवीन योर इंडिया, मेनलैंड इंडिया एंड योर नॉर्थ ईस्ट। उसके अलावा यहां पे बांग्लादेश और यहां पे नेपाल और भूटान आ जाता है, विच मीन्स कि अगर इस पर्टिकुलर लैंड बॉर्डर को ब्लॉक कर दिया जाए, इसके बाद इंडिया का लैंड एक्सेस जो है वो खुद की टेरिटरी के थ्रू पॉसिबल नहीं, या तो आपको बांग्लादेश के थ्रू जाना पड़ेगा, या आपको समहाउ नेपाल और फिर भूटान के थ्रू होके जाना पड़ेगा। विच मीन्स ये जो कॉरिडोर है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सिक्योरिटी ऑफ द नॉर्थ ईस्ट और कंट्रोल ऑफ नॉर्थ ईस्ट फॉर इंडिया। तो यहां पे आपकी ये जो पर्टिकुलर बॉडी है, सशस्त्र सीमा बल, दिस पर्टिकुलर पैरामिलिट्री फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सिक्योरिटी ऑफ दिस रीजन, एंड यू शुड नो अबाउट दिस सिलीगुड़ी कॉरिडोर। जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, इसको हम चिकन स्नैक भी बोलते हैं, जैसे मुर्गे की नेक होती है, छोटी सी गर्दन होती है, सिमिलरली यहां पे भी एक छोटी सी गर्दन दिख रही है, और यहां पे इट इज बिलीव्ड कि चाइना अगर नॉर्थ ईस्ट को कंट्रोल करना चाहेगा, तो सबसे पहले शायद वो इस पर्टिकुलर एरिया पे अटैक करके इंडिया की गर्दन मोड़ना चाहेगा, चिकन की गर्दन मोड़ना चाहेगा, क्योंकि अगर उसने एक बार गर्दन पकड़ ली, तो फिर पूरा का पूरा जो नॉर्थ ईस्ट है, वो पूरा का पूरा उसके एटलीस्ट लैंड बॉर्डर जो है उसके कंट्रोल में आ जाएंगे। तो इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस कि हम इस पर्टिकुलर कॉरिडोर को, इस पर्टिकुलर एरिया को अच्छे से यहां पे सिक्योरिटी प्रोवाइड करें, और वो पर्टिकुलर जॉब आपका एसएसबी कंडक्ट कराता है। तो यहां पे लेट्स स्टडी सिलीगुड़ी कॉरिडोर। क्या है सिलीगुड़ी कॉरिडोर? और चिकन स्नैक इज अ नैरो स्ट्रेच ऑफ लैंड लोकेटेड इन द वेस्ट बंगाल। तो यू शुड नो दिस कि सिलीगुड़ी जो है, ये जो पर्टिकुलर एरिया है, दिस इज पार्ट ऑफ वेस्ट बंगाल। यहां पे सिक्किम आ जाएगा, सॉरी, यहां पे जो ये पर्टिकुलर एरिया, दिस इज पार्ट ऑफ वेस्ट बंगाल that connects India's northeast states to the rest of India. This corridor is just 17 किलोमीटर वाइड। तो इसकी width जो है वो सिर्फ 17 किलोमीटर है। और ये जो पर्टिकुलर सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, it borders नेपाल, बांग्लादेश एंड भूटान। तो एज यू कैन सी कि बांग्लादेश, भूटान और नेपाल, तीन कंट्रीज की बॉर्डर यहां सिलीगुड़ी कॉरिडोर्स में हो रही है। एंड द कॉरिडोर एक्सटेंड्स फ्रॉम द दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी एंड तेराई एरियाज ऑफ वेस्ट बंगाल टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट। तो ये पूरा का पूरा जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, ये तीन एरियाज वेस्ट बंगाल के, दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी एंड तेराई एरियाज जो होते हैं, these three areas interconnect with the northeast through this Siliguri corridor only. So that's why Siliguri corridor becomes important for us. And I have already told you कि Siliguri corridor और उस particular area की जो security है, it comes under your paramilitary force known as SSB और सशस्त्र सीमा बल। अब यहां पे आपको समझना ही जरूरी है कि इंडिया ने, सो दैट कि आपकी एक ही आर्म फोर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी ना बने हर बॉर्डर के लिए, इसलिए हमने आर्म फोर्सेस को सब डिवाइड करा है। फॉर एग्जांपल, आपकी जो इंडियन आर्मी है वो इंटरनेशनल बॉर्डर्स को देखती है, आपकी जो बीएसएफ है वो मेजरली इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर को देखती है, आपकी जो आईटीबीपी है वो बेसिकली इंडिया चाइना बॉर्डर को देखती है, और आपकी जो एसएसबी है, इट लुक्स ओवर द बॉर्डर्स ऑफ नेपाल एंड भूटान। तो सिर्फ नेपाल और भूटान के लिए, इस पर्टिकुलर नेपाल और भूटान के लिए हमने एसएसबी को यहां पे कोऑर्डिनेट करा है, सिर्फ उसको हमने यहां पे ये रिस्पांसिबिलिटी दी है इस पर्टिकुलर बॉडी की। सो व्हाट इज योर सशस्त्र सीमा बल? इट इज अ सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स, सीएपीएफ। तो एक सीआरपीएफ आपने सुना होगा, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। सीआरपीएफ जो है वो सीएपीएफ का ही पार्ट है। जितनी भी आपकी आर्म पुलिस फोर्सेज है, पैरामिलिट्री फोर्स ने, सारी की सारी आपके सीएपीएफ की पार्ट होती है। ऐसी 6 आपके फोर्सेज है, हमने 6 की 6 इनको भी एक बार डिस्कस कर लेंगे। तो सीएपीएफ है आपका ये इन इंडिया अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। सो रिमेंबर, आपका जैसे ही एक्सटर्नल बॉर्डर आता है तो उसमें जो आपकी इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और आपकी इंडियन एयरफोर्स आ जाएगी उस पर्टिकुलर केस में, और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस वहां पे रिस्पॉन्सिबल हो जाएगी। बट जब मैं इंटरनल सिक्योरिटी की बात करता हूं, उस पर्टिकुलर सिचुएशन में जो रिस्पॉन्सिबिलिटी इज विद द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। तो अब इंटरनल सिक्योरिटी के लिए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की यहां पे रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है, और जितनी भी सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज हैं, दीज आर अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। सो रिमेंबर दिस कॉमन नॉलेज पॉइंट कि जितने भी सीएपीएफ होते हैं, इंटरनल सिक्योरिटी है, वो सब मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में आता है। दैट इज रिस्पांसिबल फॉर आवर सिक्योरिटी। और
सारी सीएपीएफ, चाहे बीएसएफ हो चाहे आपकी एसएसबी हो, ये सारी की सारी आपके मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में आता है। यहां पे सशस्त्र सीमा बल जो है आपकी, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर गार्डिंग इंडियाज बॉर्डर्स विद नेपाल एंड भूटान। नेपाल और भूटान की जो बॉर्डर्स हैं उनको गार्ड करने में आपका एसएसबी रिस्पॉन्सिबल है। इट इज पार्ट ऑफ सीएपीएफ अलॉन्ग विद 6 अदर सेंट्रल सिक्योरिटी एजेंसीज। तो आपकी कौन कौन सी सीएपीएफ है? तो सबसे पहले असम राइफल विच इज द ओल्डेस्ट सीएपीएफ फोर्स। सेकेंड इज योर BSF और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। थर्ड इज योर CISF सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। तो आपके जो इंडस्ट्रियल टाउन्स होते हैं जो लेट्स से माओइस्ट एरिया के अंदर में, या जहां पर आपके जो इंटरनल सिक्योरिटी है वो पुलिस कंट्रोल नहीं कर पाती, वहां पे CISF होती है उनको आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल आप देख सकते हो एयरपोर्ट्स के ऊपर पे, एयरपोर्ट्स पे दिस इज द CISF जो वहां पे रहती है। एयरपोर्ट्स के अलावा आपका जो दिल्ली मेट्रो एक्सेट्रा है वहां पे भी आपका CISF जो है वो आपका रिस्पॉन्सिबल होता है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका CRPF जो मेजरली अभी आपके माओइस्ट एरिया जो है वहां पे आपका जो सिक्योरिटी ऑपरेशन है उनको कंडक्ट करता है। नेक्स्ट इज योर इंडो टिबेटन बॉर्डर पुलिस ITBP विच इज मेजरली रिस्पॉन्सिबल फॉर योर चाइनाज बॉर्डर। एंड देन यू हैव योर नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। तो जो NSG है जो एंटी टेररिस्ट ऑपरेशंस एक्सेट्रा को हैंडल करता है NSG, दैट इज ऑल्सो अ CAPF। और 7th नंबर पे आपका सशस्त्र सीमा बल हो जाएगा जो नेपाल और आपके भूटान बॉर्डर्स के लिए होता है। सो यू कैन सी हियर कि वी हैव 6 + 1 7 यहां पे आपके CAPF हो जाएंगे जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर में आते हैं। ओल्डेस्ट बीइंग असम राइफल्स, BSF, CISF, CRPF, ITBP एंड NSG नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स प्लस SSB सशस्त्र सीमा बल। ये आपके 7 जो हैं टोटल CAPF अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स हो जाएंगे। नाउ व्हाट रिगार्डिंग SSB, इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? तो SSB का ओरिजिनल नेम था स्पेशल सर्विस ब्यूरो। तो पहले भी SSB ही था बट उसका मीनिंग कुछ और था, स्पेशल सर्विस ब्यूरो था जो 1963 में हमने डेवलप किया। और इसका रीजन क्या था कि हमने अलग से स्पोर्ट्स क्यों बनाई? बिकॉज 1962 में इंडो चाइना वॉर हुआ था, चाइना डिड एग्रेशन टुवर्ड्स इंडिया एंड इट इज नाउ एक्सेप्टेड कि इंडिया इस पर्टिकुलर वॉर में हार गया था। और उसके बाद वी फेल्ट लाइक वी नीड अ स्पेसिफिक फोर्स फॉर डिफरेंट बॉर्डर एरियाज। तो ITBP हमने चाइना के लिए वहां पे रिकॉग्नाइज करी स्पेशली। और आपका जो सशस्त्र सीमा बल है इसको हमने भूटान और बेसिकली नेपाल बॉर्डर्स के लिए यहां पे शॉर्टलिस्ट करा। इसके अलावा इसका हेडक्वार्टर कहां पे? तो मेन हेडक्वार्टर तो न्यू दिल्ली के अंदर में। इसके अलावा 3 फ्रंटियर हेडक्वार्टर्स बॉर्डर पे जो हेडक्वार्टर्स हैं वो कौन से? एक यूपी में लखनऊ में, बिहार में पटना में और असम में गुवाहाटी में। तो ये 3 इनके रीजनल हेडक्वार्टर या फ्रंटियर हेडक्वार्टर्स बोल सकते हो आप। और मेन हेडक्वार्टर है वो आपका न्यू दिल्ली में हो जाएगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? तो मेजरली ट्रांस बॉर्डर क्राइम्स, कोई भी ऐसे इंटर बॉर्डर क्राइम्स हो रहे हो नेपाल और इंडिया की बॉर्डर पे या भूटान इंडिया की बॉर्डर पे, तो उन सब बॉर्डर्स पे जो क्राइम्स हो रहे हैं उनको प्रिवेंट करना। और कोई भी अनऑथराइज एंट्री या एग्जिट हो रहा है इंडिया से, इस पर्टिकुलर चीज को भी क्रॉस चेक करना। दिस इज द मेन जॉब और main responsibility of सशस्त्र सीमा बल। और it is spread on Indo-Nepal and Indo-Bhutan borders across the state of उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, सिक्किम, असम एंड अरुणाचल प्रदेश। सो मेजरली जहां पर भी नेपाल और भूटान की बॉर्डर टच होती है उन पर्टिकुलर स्टेट्स में इनको हमने स्प्रेड अप कर रखा है सो दैट हम प्रॉपरली बॉर्डर्स को यहां पे सिक्योर कर सके। सो दिस इज अ शॉर्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ सशस्त्र सीमा बल। आगे मूव करते हैं टू द नेक्स्ट न्यूज। सो द नेक्स्ट न्यूज इज कि आपके जो प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं ही इज गोइंग टू कुवैत एक्चुअली नाउ। और दिस इज आल्सो एन इंपॉर्टेंट विजिट बिकॉज दिस इज अ फर्स्ट विजिट बाय इंडियन प्राइम मिनिस्टर इन द लास्ट 43 ईयर्स। तो पिछले 43 ईयर्स से कोई भी आपकी जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर है, हेड ऑफ स्टेट है, उसने कुवैत कंट्री को विजिट नहीं करा था। अब यू वुड सी कि प्राइम मिनिस्टर मोदी कंटिन्यूअसली किसी ना किसी कंट्री में जाते हैं एंड वी आर सीइंग दिस पर्टिकुलर ट्रेंड कि बहुत सारी कंट्रीज जो आई वुड से मे बी वेरी स्मॉल बट दे माइट बिकम इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया, वहां पे कोई भी हेड ऑफ स्टेट ने इतने सालों में विजिट नहीं करा था। बिकॉज अभी हमने देखा कि गुआना के अंदर में, आपकी कैरिबियन कंट्रीज के अंदर में प्राइम मिनिस्टर मोदी जब विजिट करे, या आपके यूरोपियन कंट्रीज में, यूक्रेन में, आपके कुछ कंट्रीज में 25 ईयर्स लेटर, 30 ईयर्स लेटर, 50 ईयर्स लेटर आपके विजिट्स यहां पे हो रहे हैं। तो अगेन एक और इंपॉर्टेंट विजिट कुवैत के साथ करी जा रही है। सो देयर इज वन एडिटोरियल ऑल्सो इन द हिंदू न्यूज़पेपर रिगार्डिंग दैट दिस पर्टिकुलर विजिट बाय प्राइम मिनिस्टर मोदी
इट कुड बी अ चांस टू स्ट्राइक गोल्ड ड्यूरिंग द कुवैत विजिट, बिकॉज बहुत टाइम से हमने अपने रिलेशनशिप को वापस से गो थ्रू नहीं किया है. सो इट माइट बी अ चांस टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर इन इंडियन कुवैत रिलेशनशिप. तो यहां पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग कुवैत हम पढ़ सकते हैं. सो फर्स्ट थिंग, कुवैत जो है ये इंडिपेंडेंट कब हुआ? सो वी ऑलरेडी नो कि इंडिया तो 1947 में आपका ब्रिटेन के कंट्रोल से छूट गया था, बट आपका जो कुवैत है, विच इज अ वेरी स्मॉल कंट्री बट इट्स अ इंपॉर्टेंट कंट्री, ऑयल रिच कंट्री, इट बिकेम इंडिपेंडेंट फ्रॉम द ब्रिटिश प्रोटेक्शन ओनली इन 1961. सो टिल 1961 इट वाज अ ब्रिटिश प्रोटेक्टरेट, जो आपका वर्ल्ड वॉर 1 में डिसाइड हुआ था उसके बाद में, और 1961 में जाके जो कुवैत है इट बिकेम अ इंडिपेंडेंट कंट्री. इट इज बेसिकली अ मोनार्की. इसके बाद यहां पे इट्स अ फर्स्ट विजिट इन 43 इयर्स, दिस आल्सो बिकम्स इंपॉर्टेंट. अब कुवैत की अगर मैं रीजनल इंपॉर्टेंस पे आऊं तो कुवैत जो है दो इंपॉर्टेंट बॉडीज का वो एक मेंबर है. वन इज योर जीसीसी विच स्टैंड्स फॉर गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल. मेजरली गल्फ की जो सारी इंपॉर्टेंट कंट्री है एक्सेप्ट फॉर वन कंट्री इराक, सारी कंट्रीज इस पर्टिकुलर ग्रुपिंग का पार्ट है. और इंडिया का अगर ऑयल का रिलेशन अच्छा रखना है, वहां पे इंडिया की एक्सपेट्रिएट पॉपुलेशन, इंडिया की वर्किंग पॉपुलेशन भी बहुत सारी वहां पे है, तो इस वजह से कुवैत से अच्छे रिलेशन, विच मीन जीसीसी से भी अपने अच्छे रिलेशन हो सकते हैं. सेकंड इज इट इज फाउंडिंग मेंबर ऑफ ओपेक विच स्टैंड्स फॉर ऑयल प्रोड्यूसिंग एंड एक्सपोर्टिंग कंट्रीज. ओपेक स्टैंड्स फॉर ऑयल प्रोड्यूसिंग एंड इकोनॉमिक एक्सपोर्टिंग कंट्रीज. इस पर्टिकुलर ग्रुपिंग के अंदर में जितने भी पेट्रोलियम जिनके पास रिसोर्सेज और वो एक्सपोर्ट करते हैं वो सब इसके मेंबर हैं. तो जो कुवैत है इट इज अ फाउंडिंग मेंबर. यू शुड नो दिस पॉइंट ऑल्सो कि इंडिया का 6th लार्जेस्ट क्रूड एक्सपोर्टर है या इंपोर्टर है कुवैत अपने लिए, कि इंडिया जब क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है बाकी कंट्री से तो 6th नंबर पे कुवैत का नंबर आता है. दैट्स व्हाई कुवैत बिकम्स इंपॉर्टेंट फॉर अस. तो कुवैत ऑल्दो अ स्मॉल कंट्री, इट बॉर्डर्स द पर्शियन गल्फ के नॉर्थ ईस्ट बॉर्डर के ऊपर पे आपका ये कुवैत लोकेट होता है, और इसकी बॉर्डर पड़ती है इराक और सऊदी अरेबिया के साथ. यानी इराक और सऊदी अरेबिया विच आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट पावर्स ऑफ द मिडल ईस्ट, उनके साथ ये बॉर्डर शेयर करता है. इसके अलावा इट्स वन सच कंट्री इन मिडल ईस्ट जहां पे अमेरिका के मिलिट्री बेस हैं. तो यू वुड सी कि कुछ छोटी छोटी कंट्री जैसे कुवैत हुआ, कतर हुआ, वहां पे अमेरिकन मिलिट्री बेसेस होते हैं, यानी कि अमेरिका इन पर्टिकुलर बेसिस को यूज कर सकता है टू कीप एन आई ऑन द पॉलिटिक्स और द सिक्योरिटी चैलेंजेस ऑफ द मिडल ईस्ट. तो यहां पे ये अमेरिकन मिलिट्री बेस का भी होस्ट बन जाता है. ऑल्सो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस 6th लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व जो है वर्ल्ड के 6th लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व जो है वो आपके कुवैत के अंदर में ही आते हैं. और सॉवरिन वेल्थ फंड में वर्ल्ड का 4th लार्जेस्ट सॉवरिन वेल्थ फंड जो है वो आपका इसके पास में. तो एक क्वेश्चन जो मैं आपसे पूछना चाहूंगा, यू कैन आंसर इट इन द कमेंट बॉक्स, कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा सॉवरिन वेल्थ फंड किस कंट्री का है? फर्स्ट नंबर पे किस कंट्री का है? एक हिंट देता हूं, इट्स अ स्कैंडिनेवियन कंट्री, इट्स नॉट चाइना एक्सेट्रा. चाइना सेकंड थर्ड नंबर पे है. तो फर्स्ट नंबर पे कौन सी कंट्री? इट्स अ स्कैंडिनेवियन कंट्री ऑल्सो रिच इन ऑयल रिजर्व्स. जो फर्स्ट नंबर पे आता है सॉवरिन वेल्थ फंड. व्हाट एग्जैक्टली सॉवरिन वेल्थ फंड? तो बहुत सारी कंट्री जिनके पास में नेचुरल रिसोर्स होते हैं, उनके पास बहुत सारा पैसा होता है. सो इट वुड नॉट बी प्रूडेंट कि आप सारा का सारा पैसा उड़ाने लग जाओ, खर्च करने लग जाओ. तो क्या करते हैं, एक फंड क्रिएट करते हैं और उस सॉवरिन वेल्थ फंड का जो पैसा होता है वो अलग अलग जगह इन्वेस्ट करते हैं. फॉर एग्जांपल आपने सुना होगा कि बहुत सारे फुटबॉल के जो क्लब्स हैं उसको सऊदी अरेबिया की जो वेल्थ इन्वेस्टमेंट कंपनीज हैं या ये सब हैं, ये सब खरीद रहे हैं, बिकॉज उनके पास में जो ये पैसा पड़ा है इससे वो स्पोर्ट्स का जो कल्चर है वो वहां पे डेवलप करना चाहते हैं. अकॉर्डिंगली सॉवरिन वेल्थ फंड जो होते हैं ये बेसिकली अलग अलग कंट्रीज में पैसा लगाते हैं. फॉर एग्जांपल कोई पर्टिकुलर इंडिया में कोई कंपनी है, उन्होंने बाय कर ली, किसी पर्टिकुलर बॉन्ड्स या स्टॉक्स हैं कंपनीज के, वो उन्होंने बाय कर लिए, या लेट्स से किसी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में इंडिया को पैसा दे दिया और बेसिकली इससे वो आगे की जो फ्यूचर की अर्निंग्स है उसको वहां पे जस्टिफाई करते हैं. तो यहां पे सॉवरिन वेल्थ फंड जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं कंट्रीज के पास, उन सबको इकट्ठा करके बनाए जाते हैं और वर्ल्ड का 4th लार्जेस्ट, सो यू कैन सी कि एक स्मॉल कंट्री बट वर्ल्ड का 4th लार्जेस्ट सॉवरिन वेल्थ फंड है. और करीब करीब $10 बिलियन का इन्वेस्टमेंट जो है वो कुवैत ने इंडिया में थ्रू सॉवरिन वेल्थ फंड कर रखा है एंड थ्रू अदर मोड्स आल्सो. मेजरली आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि इंडिया का 6th लार्जेस्ट क्रूड ऑयल इंपोर्टर कंट्री भी आपका कुवैत ही है और वर्ल्ड में भी इसकी रैंक 6th लार्जेस्ट क्रूड ऑयल रिजर्व्स की है. अगेन एक और क्वेश्चन अगर मैं आपसे पूछना चाहूं तो यू कैन आंसर इट इन द कमेंट्स बॉक्स इफ यू नो कि वर्ल्ड के लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व्स किस कंट्री के पास है? वर्ल्ड के लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व्स किस कंट्री के पास में? एंड अगेन अ हिंट,
ओके, अगर मैंने कॉन्टिनेंट बताया तो इजी हो जाएगा, बट इफ यू आर थिंकिंग मिडल ईस्ट, इट इज नॉट द करेक्ट आंसर। एशिया की कोई भी कंट्री नहीं है जिसके सबसे ज्यादा ऑयल रिजर्व्स हो, इट्स सम अदर कॉन्टिनेंट। एशिया के अंदर में वो कंट्री नहीं है, मिडल ईस्टर्न कोई कंट्री नहीं है। ओके, तो ये दो चीज आप आंसर कर सकते हो। नाउ व्हाट इज विद रिगार्ड टू इंडिया कुवैत रिलेशनशिप? सो इंडिया और कुवैत के रिलेशनशिप जो है, जैसे ही आपका ये इंडिपेंडेंट कंट्री बना 62 में ही इंडिया और कुवैत ने डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप स्टार्ट कर दिए थे। एंड मोर ओवर लार्जेस्ट एक्सपेट्रिएट ग्रुप इन कुवैत, यानी इंडियंस जो हैं कुवैत में, जो फॉरेनर्स एक्सपेट्रिएट जो काम करते हैं, उसमें नंबर 1 सबसे ज्यादा पॉपुलेशन जो है वो इंडियंस की है। और यू वुड सी कि जितनी भी मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज हैं वहां के सबसे बड़े एक्सपेट्रिएट ग्रुप देखोगे, मोर और लेस इन ऑल द कंट्रीज आपको इंडियंस वुड बी एट द टॉप प्लेस। शायद एक या दो कंट्रीज होंगी जहां पे पाकिस्तान या फिलीपींस के बाद हम सेकंड नंबर पे होंगे, बट मेजरली वी इंडियंस आर एट द टॉप प्लेस व्हेन इट्स कम टू एक्सपेट्रिएट पॉपुलेशन इन एनी मिडिल ईस्टर्न कंट्री। तो अगर आपको यहां पे गेस भी करना हो, सो ऑलवेज पुट योर बेट ऑन इंडिया इस पर्टिकुलर केस में, बिकॉज लार्जेस्ट एक्सपेक्टेड ग्रुप इंडिया का ही निकलेगा। इसके बाद क्रूड सप्लायर टू इंडिया में इंडिया का इसका नंबर 6 है। तो आई हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस कि 6 नंबर पे लार्जेस्ट क्रूड रिजर्व्स भी इसके पास है, और इंडिया के साथ भी इसका 6 नंबर ही कॉल किया जाता है। ओके, सो बिकॉज वी आर डिस्कसिंग कुवैत, यहां पे हमने दो इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन की बात करी। आपका जो कुवैत है इट इज पार्ट ऑफ जीसीसी, आपका जो कुवैत है इट इज अ फाउंडिंग मेंबर ऑफ ओपेक ऑल्सो। तो यहां पे जीसीसी जो है गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल, व्हाट इट इज, सो अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट बॉडी इन द मिडिल ईस्ट, गल्फ की एक इंपॉर्टेंट बॉडी है। सो गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल, इसमें नाम से ही पता पड़ रहा है, दिस इज बेसिकली रिलेटिंग टू कंट्री जो पर्शियन गल्फ में लोकेटेड है। तो पर्शियन गल्फ में जो लोकेटेड कंट्रीज हैं, जो वहां पे कहीं ना कहीं बॉर्डर करती हैं, वो सारी की सारी कंट्रीज का पार्ट है। दिस जीसीसी वाज क्रिएटेड इन 1981 एज एन इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल यूनियन। व्हाट इज एन इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल यूनियन? थिंक ऑफ यूरोपियन यूनियन, जो एक इकोनॉमिक बॉडी भी है, इकोनॉमिक यूनियन भी है, एंड मोर ओवर इट्स अ पॉलिटिकल यूनियन ऑल्सो। वहां पे आप पार्लियामेंट और ये सब भी आप सिंगल बनाना चाहते हो, एग्जीक्यूटिव भी आप सिंगल बनाना चाहते हो, बिकॉज दे आर वेरी स्मॉल कंट्रीज। तो अगर अलग से नेगोशिएट करेंगे तो उनकी बार्गेनिंग पावर कम होगी, तो इसलिए यहां पर भी दे वांट टू क्रिएट अ इकोनॉमिक and political union comprising of all the Arab countries of the Persian Gulf except Iraq। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, this is important point। गल्फ के एरिया के, पर्शियन गल्फ की जितनी भी कंट्रीज हैं, इराक के अलावा जो आपकी 6 कंट्रीज हैं, those are members of GCC। इराक is not a member of, and interestingly जितनी भी अरब नेशंस, अरब एथनिसिटी वाले लोग हैं या नेशंस हैं, वो ही इस पर्टिकुलर पर्शियन गल्फ के मेंबर है। और इसको क्यों बनाया गया था? बिकॉज इन सब में सिमिलर पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट विच इज बेसिकली अ मोनार्की। सो आप देखोगे अगर इनमें, इन सब के अंदर में यू वुड सी कि दीज आर मोनार्क कंट्रीज ओनली इन द बेस्ड ऑन इस्लामिक प्रिंसिपल, एंड बोथ आर यस मुस्लिम कंट्रीज आल्सो। तो इनका मुस्लिम कंट्रीज भी है, मोनार्की भी है। तो मे बी अपनी पावर को स्ट्रांग रखने के लिए कि अगर कहीं पे कोई डेमोक्रेटिक मूवमेंट स्टार्ट हो जाए तो शायद उसको स्टॉप करने के लिए, उसको भी खत्म करने के लिए शायद ये साथ में देयर जियोग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी एंड कॉमन ऑब्जेक्टिव्स। व्हाट इज द कॉमन ऑब्जेक्टिव? द कॉमन ऑब्जेक्टिव इज बेसिकली, और एटलीस्ट ऑन पेपर इज, कि ये सब एक दूसरे का म्यूचुअल बेनिफिट करना चाहते हैं। सो विच 6 कंट्रीज आर जीसी मेंबर्स? सो सऊदी अरेबिया, कतर, ओमान, यूएई, बहरीन एंड कुवैत, these 6 countries are members of your GCC, and except Iraq would have been the 7th member, but Iraq is not a member or part of this GCC grouping. On the other hand, another important organization is your OPEC, Organization of the Petroleum Exporting Country। OPEC जो है, जितने भी आपकी पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज हैं उनका ग्रुपिंग है। जो OPEC है इसके अंदर में we have 14 members, so there are 14 member countries too of this OPEC group। और यहां पे ये जो एक परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, दिस वाज क्रिएटेड एट द बगदाद कॉन्फ्रेंस इन 1960। सो रिमेंबर, ओपेक जो है इसका हेडक्वार्टर कहीं और पे है, बट इसको करा गया था बगदाद कॉन्फ्रेंस या बगदाद डिक्लेरेशन के अंदर में 1960 में। और इसके फाउंडिंग मेंबर्स कौन कौन से? इट वाज ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया एंड वेनेजुएला। तो यहां पे आप देख सकते हो कि ये 5 कंट्रीज जो ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया एंड वेनेजुएला, ये इसके फाउंडिंग मेंबर्स हैं। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? सो दिस इज इंपॉर्टेंट बिकॉज मेनी पीपल वुड थिंक कि शायद बगदाद में होगा और कंफ्यूज हो जाते हैं। सो रिमेंबर, इसका हेडक्वार्टर वियना, ऑस्ट्रिया के अंदर में है, नॉट इन सम गल्फ कंट्री, किसी गल्फ कंट्री या मुस्लिम कंट्री में नहीं, बट इट इज इन द वेस्टर्न कंट्रीज। वियना, ऑस्ट्रिया के अंदर में इसका आपको यहां पे ओपेक का हेडक्वार्टर मिलेगा। विच आर द 14 मेंबर कंट्रीज? सो 14 मेंबर कंट्रीज यू कैन इजीली सी कि जितने भी इंपॉर्टेंट एक्सपोर्ट, पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज हैं वो सारे के सारे इसके पार्ट हैं। तो यू कैन सी कि
जितने भी मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज हैं, उसके अलावा साउथ अमेरिकन कंट्रीज, अफ्रीकन कंट्रीज आर ऑल्सो मेंबर ऑफ इट. तो 14 मेंबर कंट्रीज ऑल्सो, इफ यू आर एबल टू रिमेंबर, दिस वुड बी वेरी गुड फॉर यू ऑल्सो. ओके, सो जो कुवैत है दैट्स बिकम इंपॉर्टेंट बिकॉज एक इंपॉर्टेंट ग्रुप जीसीसी एंड एक और इंपॉर्टेंट ग्रुप ओपेक, इन दोनों का वो एक इंपॉर्टेंट मेंबर है. ओके, सो अब आगे मूव करते हैं नेक्स्ट न्यूज के ऊपर पे. सो नेक्स्ट न्यूज इज वर्ल्ड बैंक अप्रूव्स लोन ऑफ $800 million टू डेवलप आंध्र प्रदेश कैपिटल सिटी अमरावती. सो यू नो दिस कि आपका 2014 के अंदर में 2014 में सबसे लेटेस्ट नया स्टेट बन के आया था विच वॉज तेलंगाना. सो सबसे लेटेस्ट जो लेटेस्ट स्टेट बना है वो तेलंगाना है, नॉट जम्मू एंड कश्मीर. जम्मू एंड कश्मीर को स्टेट आपने यूटी बनाया 2019 में, ना कि यूटी टू स्टेट. तो आपका लेटेस्ट जो स्टेट 28th स्टेट जो है इंडिया का, दैट इज योर तेलंगाना. तो तेलंगाना इज द 28th स्टेट. और इस बार आपका क्वेश्चन भी आ गया फाइनली, एंड आई एम श्योर कई बच्चों ने ये भी गलत करा होगा. सो तेलंगाना 28 स्टेट्स एंड हाउ मेनी यूटीज इन इंडिया. सो यू कैन मेंशन इट इन द कमेंट बॉक्स कि कितने यूटीज हैं इंडिया के अंदर में. दैट ऑल्सो बिकम्स इंपॉर्टेंट फॉर अस. तो जब 2014 के अंदर में आपका आंध्र प्रदेश का बाइफर्केशन हुआ, दो स्टेट्स में डिवाइड करा गया, तो एक तेलंगाना बना और एक आंध्र प्रदेश आपका प्री एग्जिस्टिंग स्टेट था. सो नाउ यू नो दिस कि पहले आंध्र प्रदेश की कैपिटल थी हैदराबाद. तो जब तेलंगाना और आंध्र प्रदेश का डिवीजन हुआ, हैदराबाद वाज मेड द कैपिटल ऑफ द जॉइंट कैपिटल ऑफ आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना फॉर द नेक्स्ट 10 years ओनली. यानी 2014 से लेके 2024 जो आज इस साल का साल चल रहा है आपका, इस पर्टिकुलर 10 years के लिए ही आपका हैदराबाद वाज सपोज्ड टू बी द जॉइंट कैपिटल. और 10 साल के बाद यहां पे हैदराबाद वुड हैव बीन द ओनली कैपिटल ऑफ हैदराबाद. यानी हैदराबाद जो कैपिटल है वो सिर्फ और सिर्फ तेलंगाना का रह जाएगा, विच मींस आंध्र प्रदेश वुड हैव बीन विदाउट अ कैपिटल आफ्टर 2024. तो वी नाउ नो दिस कि अब 2024 से हमें एक नया कैपिटल चाहिए था. तो यहां पे जब आपका 2014 में बाइफर्केशन हुआ, द चीफ मिनिस्टर वाज चंद्रबाबू नायडू, और चंद्रबाबू नायडू ने डिसाइड करा कि यहां पे हम एक पूरी नई कैपिटल बनाएंगे, एकदम नई कैपिटल बनाई जाएगी आंध्र प्रदेश की जांच, और जो सिंगापुर को मैच करेगी, सिंगापुर की क्वालिटी, लाइफस्टाइल को, लिविंग स्टैंडर्ड को मैच करेगी, उस लेवल की हम एक नई पूरी कैपिटल फ्रॉम ग्राउंड जीरो, जिसको हम एक ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट भी कह सकते हैं. तो इंफ्रास्ट्रक्चर में या इन्वेस्टमेंट में अगर आप कोई बिल्कुल नया काम करते हो तो उसे ग्रीनफील्ड कहा जाता है. अगर आप पुरानी ही चीज को रिपेयर करते हो उसको ब्राउनफील्ड कहा जाता है. तो एक हम ग्रीन फील्ड कैपिटल बनाएंगे यहां पे, एकदम सिरे से बिल्कुल नई कैपिटल बनाएंगे, और उसके लिए उन्होंने डिसाइड करा, शॉर्टलिस्ट करा अमरावती को. सो डू नॉट गेट कंफ्यूज, एक अमरावती आपका महाराष्ट्र में भी है और एक अमरावती जो है आपका ये आंध्र प्रदेश के में है, और दिस इज गोइंग टू बी द प्रोस्पेक्टिव आंध्र प्रदेश कैपिटल. नाउ इट इज डिसाइडेड कि दिस इज गोइंग टू बी द आंध्र प्रदेश कैपिटल. तो ये जो आपकी अमरावती सिटी है ये कहां पे है, तो ये गुंटूर डिस्ट्रिक्ट जो है आपका आंध्र प्रदेश में, उसमें लोकेटेड है. एंड किस रिवर पे आपका, सो रिमेंबर दिस, कोई भी इंपॉर्टेंट सिटी बिना वाटर के सर्वाइव नहीं कर सकती है. सो दिस इज अ वेरी गुड डिसीजन कि जो अमरावती सिटी जो कृष्णा रिवर के बैंक्स पे है उसको यहां पे डिसाइड करा गया. एट द सेम टाइम जो एनवायरमेंटलिस्ट हैं वो इस चीज को क्वेश्चन भी कर रहे हैं, बिकॉज ये जो पर्टिकुलर अमरावती सिटी का रीजन है, इट इज वेरी मच प्रोन टू सीज्मिक एक्टिविटीज एंड फ्लडिंग ऑल्सो. तो यहां पे कृष्णा रिवर की वजह से फ्लडिंग भी होती है, और ये सीज्मिकली एक्टिव जोन भी, यानी यहां पे अर्थक्वेक्स भी आते हैं. तो इस वजह से एनवायरमेंटलिस्ट चीज को क्वेश्चन भी कर रहे हैं. बट एज ऑफ नाउ गुंटूर डिस्ट्रिक्ट का अमरावती सिटी जो कृष्णा रिवर पे आपका लाई करता है, उसके बैंक पे लाई करता है, उसको एज अ कैपिटल फाइनलाइज किया है. और अमरावती जो है ये एंशिएंट पीरियड से बहुत ही इंपॉर्टेंट रहा है, बिकॉज मेनी पीपल बिलीव कि अमरावती इज द बर्थ प्लेस ऑफ वन ऑफ द सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म, महायान बुद्धिज्म. तो मेजरली आपके जो बुद्धिज्म है, जो मेन डिवीजन है वो है महायान और हीनयान. महायान और हीनयान, और आपका जो अमरावती है, इट इज बिलीव कि ये एक उसके सेक्ट का, एक डिवीजन का, बड़े स्कूल का, महायान बुद्धिज्म का बर्थ प्लेस भी है. सो इस वजह से इसकी इंपॉर्टेंस भी है. अगर एंशिएंट स्कूल ऑफ आर्ट्स की बात करी जाए तो आपका एक गांधार स्कूल था, एक मथुरा स्कूल था, और तीसरा स्कूल जो साउथ इंडिया में बना आपके आर्ट का, दैट वाज अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट ओनली. सो इस वजह से आर्ट एंड आर्किटेक्चर में भी अमरावती का एक इंपॉर्टेंट प्लेस है. इसके अलावा यहां पे द एक्ट हैज बीन मेंशन कि किस पर्टिकुलर एक्ट के अंदर में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का बाइफर्केशन हुआ. सो द ईयर वाज 2014, और जो पार्लियामेंट्री लॉ है दैट इज आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, जहां पे तेलंगाना स्टेट का क्रिएट किया. अब न्यूज क्या है यहां पे कि वर्ल्ड बैंक ने $800 million का यहां पे लोन अप्रूव करा है फॉर डेवलपमेंट ऑफ अमरावती, और इसकी मैच्योरिटी पीरियड है 29 years.
कि 30 साल में जाके आपको पे करना है, और 6 इयर्स का ग्रेस पीरियड भी है। जापानीज येन के अंदर में ये पर्टिकुलर वैल्यू आपको पे करनी है, जो भी जापानीज येन की उस टाइम में वैल्यू होगी 800 मिलियन की, उस पर्टिकुलर बेसिस पे आपको पे करना है। यानी कि आप रूपी में नहीं कैलकुलेट कर रहे हो उसको, आप जापानीज येन में कैलकुलेट करोगे, ठीक है। इसके अलावा डू नॉट थिंक सिर्फ वर्ल्ड बैंक ही हेल्प कर रहा है, इसके अलावा एडीबी जो है वो भी पहले से एक लोन अप्रूव कर चुका है ऑफ $788 मिलियन, 6700 रुपीस का यहाँ पे लोन है, यहाँ पे करोड़ का लोन है यहाँ पे, और 788 मिलियन का लोन जो है वो पहले से कर चुका है। तो एक क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि क्या इंडिया के अंदर में जो स्टेट्स होती हैं या फिर लेट्स से म्युनिसिपैलिटी या डिस्ट्रिक्ट है, कोई डिस्ट्रिक्ट बॉडी है, क्या वो डायरेक्टली इंटरनेशनल लोन ले सकते हैं, ले सकती? सो पहले ऐसा पॉसिबल नहीं था, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में ऐसा कोई प्रोविजन भी नहीं है कि जो स्टेट्स हैं वो डायरेक्टली किसी फॉरेन एंटिटी से लोन ले ले। बट विद टाइम वी हैव रियलाइज, या सेंट्रल गवर्नमेंट इज आल्सो रियलाइज, कि अगर बाहर की जो बैंक्स हैं, गवर्नमेंट्स हैं, अगर वो विश्वास करते हैं किसी पर्टिकुलर स्टेट के ऊपर पे, तो इफ दे वांट टू एंटर इनटू एन एग्रीमेंट विद द स्टेट डायरेक्टली, दे कैन एंटर इट। तो यहां पे वर्ल्ड बैंक और जो एडीबी है, इन्होंने डायरेक्टली आंध्र प्रदेश के साथ में यहां पे लोन प्रोवाइड करा। यहां पे मतलब डायरेक्ट एग्रीमेंट जो हुआ है लोन का, वो डायरेक्टली आंध्र प्रदेश के साथ हुआ है, एंड दैट इज अलाउड बाय आवर कॉन्स्टिट्यूशन आल्सो, एज पर आवर लॉज आल्सो। तो आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 293 है वो बोरोइंग्स ऑफ स्टेट को रेगुलेट करता है, एंड द ओनली रिक्वायरमेंट इज कि यहां पे अगर कोई स्टेट लोन लेना चाहता है या कोई स्टेट यहां पे फाइनेंशियल डीलिंग करना चाहता है विद अ एक्सटर्नल बॉडी, वो बैंक भी हो सकता है, वो एक डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट भी हो सकती है, इट कैन बी अ सेकंड कंट्री आल्सो। तो उस पर्टिकुलर केस के अंदर में सिर्फ इतना ही रिक्वायरमेंट होता है कि आपको सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ती है, व्हिच मींस अ स्टेट गवर्नमेंट कैन टेक डायरेक्ट लोन्स फ्रॉम इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस विद द कंसेंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। Which means अगर सेंट्रल गवर्नमेंट आपको अलाउ करता है और आपकी कोई एक्सटर्नल डेट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ डेट नहीं है, उस पर्टिकुलर सिचुएशन में स्टेट गवर्नमेंट कैन ऑल्सो हैव अ लोन, कैन टेक डायरेक्ट लोन्स फ्रॉम द वर्ल्ड बैंक एंड अदर इंस्टीट्यूशन, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस विद द कंसेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑल्सो। सो रिमेंबर दिस पर्टिकुलर पॉइंट। तो इट इज पॉसिबल कि यहां पे स्टेट गवर्नमेंट भी डायरेक्टली आपके लोन ले सके, बट इट वुड ऑलवेज बी विद द कंसेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। बिना कंसेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एक्सटर्नल डेट जो है वो नहीं ली जा सकती है। सो दिस इज रिगार्डिंग योर अमरावती। सो रिमेंबर, अमरावती which is going to be the new state or new capital of your Andhra Pradesh is going to get loans from World Bank as well as Asian Development Bank. इसके अलावा you should know this कि 15,000 करोड़ रुपए आपके बजट में भी अलोकेट करे गए फॉर डेवलपमेंट ऑफ अमरावती सिटी ओनली। ओके, नेक्स्ट न्यूज पे आते हैं। एमएसपी फॉर कोपरा hiked by 422 रुपीज पर क्विंटल फॉर 2025 सीजन। सो इंडिया के अंदर में हम एक एमएसपी की रेजिम भी चलाते हैं, विच स्टैंड्स फॉर मिनिमम सपोर्ट प्राइस, सो दैट फार्मर्स को एक एश्योरेंस मिले कि आप जो भी चीज उगा रहे हो, अगर कोई मार्केट में उसकी प्राइस सही नहीं देगा तो आप गवर्नमेंट को जाके सोल्ड कर सकते हो, सो दैट फार्मर हैज सम एश्योरेंस कि ठीक है मैं ये पर्टिकुलर क्रॉप उगा रहा हूं और इसका मुझे कुछ प्राइस मिलेगा। सो शुरुआत में हमने एमएसपी की रेजिम जो थी वो जब ग्रीन रेवोल्यूशन किया था तब करी थी, एंड बिकॉज एट दैट टाइम वी वांटेड कि जो फार्मर्स हैं उनसे हम व्हीट और राइस की जो नई सीड्स हैं उसका प्रोडक्शन करा सकें, और उनको मोटिवेट करने के लिए, बिकॉज पहले छोटे छोटे से जो फील्ड्स होते थे उसमें फार्मर को रिस्क नहीं लेता था कि मान लो मैंने एक ही फसल उगाई और सारी की सारी खराब हो गई तो मेरा क्या होगा, शायद मैं कर्जे में डूब जाऊंगा। तो उनको प्रोत्साहन देने के लिए, उनको मोटिवेट करने के लिए वी स्टार्टेड प्रोवाइडिंग और वी स्टार्टेड दिस एमएसपी रेजिम। यहां पे हमने एमएसपी रेजिम में क्या करा, हमने इसके अंदर में उनको बोल दिया कि अगर आप गेहूं उगाओगे, आप राइस उगाओगे, तो हम एश्योरेंस दे रहे हैं कि हम इस पर्टिकुलर प्राइस पे आपके प्रोडक्ट्स को या इस पर्टिकुलर क्रॉप को ले लेंगे। तो इस तरीके से आप यहां पे आप क्या कर रहे हो कि आपका जो फूड सिक्योरिटी उसको एश्योर करने के लिए कि फार्मर्स वो चीज को उगाएं, इसलिए आप उनको एक मिनिमम प्राइस की गारंटी दे रहे हो। बट विद टाइम, बिकॉज सारे के सारे फार्मर्स को सिर्फ राइस और व्हीट के लिए मिलता था, तो इसलिए वो सब राइस और व्हीट उगाने लगे, और आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम मोनोकल्चर स्टार्ट हो गया, विच मींस कि अब आप बहुत सारे क्रॉप्स नहीं उगा रहे हो, आप बहुत सारे वेजिटेबल्स एक्सेट्रा नहीं उगा रहे हो, आप सिर्फ और सिर्फ राइस और व्हीट पे कर रहे हो। तो यहां पे एक अलग प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई, बिकॉज अब आपके राइस और व्हीट का प्रोडक्शन है वो तो बहुत हाई हो गया, आपकी फूड सिक्योरिटी फुलफिल हो गई, आपके पास अनाज एक्स्ट्रा होने लग गया। तो यहां पे धीरे धीरे गवर्नमेंट ने जो एमएसपी का प्रोविजन है वो देना स्टार्ट कर दिया फॉर अदर लाइन ऑफ क्रॉप्स ऑल्सो, यानी कि सिर्फ और सिर्फ राइस और व्हीट के लिए। अब करीब करीब 22 क्रॉप्स ऐसे हैं जिनके ऊपर आपको एमएसपी प्रोवाइड गवर्नमेंट करती है। तो यहां पे कोपरा जो है उसके लिए भी अभी एमएसपी अनाउंस करेगी 422 रुपीज पर क्विंटल, विच मींस कि अगर कोई कोपरा भी उगा रहा है तो उसको भी यहां पे जो गवर्नमेंट है आपकी उसको भी इस पर्टिकुलर एमएसपी पे प्रकट करेगी। अगर मार्केट में ज्यादा प्राइस मिले तो आप वहां पे सेल कर दीजिए, नहीं मिल रही है तो आप यहां पे ले सकते हैं। तो अब ये एग्जैक्टली एमएसपी क्या होती है? सो एमएसपी इज द मिनिमम सपोर्ट प्राइस
which is given by the government for their agriculture produce. लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे, क्या ये लीगली गारंटीड है? सो रिमेंबर दिस, एमएसपी इज नॉट लीगली गारंटीड. तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है. तो यहां पे उन्होंने एमएसपी तो बोल दी, बट क्या गवर्नमेंट यहां पे ये भी कह रही है कि मैं पक्का ही इसको बाय करूंगा और अगर नहीं बाय करा तो मैं आपको कंपनसेशन दूंगा या आप मेरे अगेंस्ट केस फाइल कर सको? दैट इज नॉट द केस. तो रिमेंबर दिस, कोई भी लीगली गारंटीड नहीं होती है, बट देयर इज अ लॉ जो ये तो कहता है कि अगर कोई आप मार्केट में कहीं सेल करना चाहते हो और कोई भी अगर पर्सन आपको बिलो एमएसपी दे रहा है तो यू आर नॉट बाउंड टू सेल टू हिम, और उस पर्सन के अगेंस्ट में आप एक्शन ले सकते हो, आप कंप्लेन कर सकते हो कि इज प्रोवाइडिंग मी विद अ प्राइस विच इज लोअर देन एमएसपी. बट कई बार लोगों को मुसीबत में परेशान होकर बिकॉज उनका कुछ सेल नहीं हो पा रहा है और चीज खराब हो रही है उस पर्टिकुलर सिचुएशन में, वो सोचते हैं कि ठीक है मुझे अगर कुछ प्रॉफिट नहीं हो रहा तो चलो लॉस नहीं हो रहा, या लॉस हो रहा है तो कम हो रहा है, चलो 400 मैंने 400 रुपए लगाए थे, 410 नहीं मिल रहे, 20 नहीं मिल रहे, 390 मिल रहे हैं, तो मेरे को 10 रुपए का लॉस ही सही, यहाँ पे पूरा 400 का लॉस तो मैं नहीं लूंगा. तो कई बार हाबड़ में उनको बेचना भी पड़ जाता है इस टाइप से. तो गवर्नमेंट एमएसपी जो होती है वो हर साल सोइंग सीजन में 22 मैंडेटरी क्रॉप्स के लिए और शुगर केन के लिए अलग प्राइस होती है, फेयर एंड रेम्युनरेटिव प्राइस. तो 22 तो आपके जो क्रॉप्स हैं वो एमएसपी अनाउंस होती है और शुगर के लिए फेयर एंड रेम्युनरेटिव प्राइस जो और भी अलग फॉर्मूले से बनाकर आपकी यहां पे एलोकेट करी जाती है. तो इसके अंदर में 14 क्रॉप्स हैं जो खरीफ सीजन के, जो आपका यहां पे मॉनसून सीजन होता है उसमें 14 क्रॉप्स के लिए होती है, 6 राबी क्रॉप्स है यानी विंटर सीजन के 6 क्रॉप्स के लिए अनाउंस करी जाती है, और 2 और कमर्शियल क्रॉप्स हैं अपार्ट फ्रॉम शुगर केन. तो आपका कॉटन और कॉफी जो है उसके लिए ये चीज अनाउंस करी जाती है. द गवर्नमेंट बेसिस इट्स अनाउंसमेंट ऑन द रिकमेंडेशन गिवन बाय द कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस. तो एक ये कमीशन है सीएसीपी जो बॉडी है, दिस इज द बॉडी जो एमएसपी को कैलकुलेट करता है और फिर रिकमेंड करता है गवर्नमेंट को, और गवर्नमेंट के अंदर में इट इज द कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स जो फाइनलाइज करती है एमएसपी को. सो रिमेंबर दिस, यहां पे कैसे हो रहा है, सीएसीपी बॉडी है वो रिकमेंड करेगी वैल्यू को, और सीसीईए है वो फाइनलाइज करेगी यहां पे वैल्यू को, और एमएसपी को क्या फिक्स करा जाता है, तो यूजुअली जो भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उसकी 1.5 टाइम्स वैल्यू. तो जो भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होगा उसको 1.5 टाइम, लेट्स अगर मैंने 100 रुपीज करा है तो 1.5 टाइम यानी 50 रुपीज यानी 150 रुपीज यानी 50% मोर प्रॉफिट देना है. तो अगर 100 रुपीज मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है तो मैं उसकी जगह 150 रुपीज का यहां पे उसको प्रॉफिट प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा. तो 150 वुड बी द एमएसपी. तो इस तरीके से आपकी एमएसपी कैलकुलेट करी जाती है. अगेन रिमेंबर दिस कि 22 क्रॉस या 22+1 कर सकते हो, 22 एमएसपी एंड 1 एफआरपी इज अनाउंस्ड. उसमें 14 क्रॉप्स खरीफ सीजन के, 6 क्रॉप्स आपके राबी के और 2 आपके कमर्शियल क्रॉप्स होते हैं. सीएसीपी इसमें रिकमेंडेशन देता है और फाइनलाइज करा जाता है बाय द गवर्नमेंट, which is basically the Cabinet Committee on Economic Affairs, and usually MSP is fixed at least 1.5 यानी एटलीस्ट 1.5 गुना उसके अंदर में उसके पास में टोटल उसका पैसा होना चाहिए जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन उसकी निकल के आती है उस बेसिस पे. ओके, सो दिस इज रिगार्डिंग योर एमएसपी. नेक्स्ट न्यूज पे आते हैं. इंडियन एक्सप्रेस से एक आर्टिकल है, हु सेट्स द बार. तो यहां पे सीनियर एडवोकेट का जो डेजिग्नेशन होता है उसके बारे में एक आपके इंडियन एक्सप्रेस में बहुत अच्छा आर्टिकल है कि सीनियर एडवोकेट होता कौन है. सो स्पेसिफिकली यू आर अ लॉ स्टूडेंट तो यू माइट बी इंटरेस्टेड कि सीनियर एडवोकेट्स क्या होते हैं और एडवोकेट्स और सीनियर एडवोकेट्स में डिफरेंस क्या होता है. तो सीनियर एडवोकेट इज बेसिकली अ डेजिग्नेशन जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अंदर में ज्यादा एक्सपीरियंस्ड लॉयर्स होते हैं उनको ये डेजिग्नेशन दिया जाता है. और ये डेजिग्नेशन देता कौन है? सो अगेन इट इज द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट इटसेल्फ. तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो जजेस होते हैं वो ही डिसाइड करते हैं कि कौन से एडवोकेट हैं जो सीनियर एडवोकेट बनेंगे. यूजुअली जो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जो एडवोकेट्स होते हैं उनको बोला जाता है एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड, यानी जिनका रिकॉर्ड में नाम है कि भाई ये सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के एडवोकेट्स हैं. उसमें से जो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को ज्यादा बेटर एडवोकेट्स लगते हैं या उनको लगता है ये एक्सपीरियंस्ड हैं, ये इनकी नॉलेज का लेवल जो है वो बहुत अच्छा है, उनको सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जो होते हैं वो डेजिग्नेट करते हैं एज अ सीनियर एडवोकेट. और ये क्या जो पर्टिकुलर डेजिग्नेशन है क्या ये कोई कस्टम एक्सेट्रा? सो द आंसर इज यस एंड नो. पहले ही कस्टम था बट 1961 का जो एडवोकेट्स एक्ट है उसका सेक्शन 16 वो डेजिग्नेशन की बात करता है और उसके अंदर में नाउ वी हैव अ ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया जिस बेसिस पे डिसाइड किया जाता है. पहले इट वाज टोटली सब्जेक्टिव यानी कि सिर्फ सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जजेस डिसाइड कर रहे हैं, लोगों ने या जो आपके एडवोकेट्स हैं उन्होंने इनको अपनी पेटिशन करी, उन्होंने एप्लीकेशन फाइल करी कि आई हैव दिस एक्सपीरियंस एंड प्लीज कंसीडर मी फॉर सीनियर एडवोकेट डेजिग्नेशन. तो उस टाइम में बिल्कुल सब्जेक्टिव होता था बट नाउ वी हैव एन ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया जिस बेसिस पे ये डिसाइड किया जाता है. तो हम वो ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया भी देखेंगे यहाँ पे.
तो यहां पे सेक्शन 16 ऑफ एडवोकेट्स एक्ट के अंदर में सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जजेस ही डेजिग्नेट करते हैं कुछ जो लीगल एक्सपर्ट हैं, एक्सपर्टाइज की बेसिस पे, स्टैंडिंग के बेसिस पे, लीगल फील्ड के बेसिस में, उसके अंदर में उनको सीनियर एडवोकेट का डेजिग्नेशन दिया जाता है। अब यहां पे प्रैक्टिस कैसे करते हैं वो लोग, तो वन थिंग विच सीनियर एडवोकेट डज इज कि अब सीनियर एडवोकेट जो होता है वो डायरेक्टली क्लाइंट से डील नहीं करता है। सो देयर इज नो डायरेक्ट डीलिंग ऑफ सीनियर एडवोकेट एंड द क्लाइंट। अब सीनियर एडवोकेट बनने के लिए आपके पास एटलीस्ट 10 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो अगर आपके पास 10 इयर्स का एक्सपीरियंस है तो ही आप यहां पे बनोगे। और अब सीनियर एडवोकेट जो है वो डायरेक्टली क्लाइंट से बात नहीं करता है। अब यहां पे क्या होगा, कोई एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड होगा, वो ब्रीफ करेगा यहां पे सीनियर एडवोकेट को। यानी कि अगर किसी को सीनियर एडवोकेट को हायर करना है, सो इज नॉट गोइंग टू डायरेक्टली गो टू अ सीनियर एडवोकेट, वो किसी एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड को यहां पे अप्रोच करेगा और एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड जो होगा वो जाके ब्रीफ करेगा सीनियर एडवोकेट को। एंड इफ द सीनियर एडवोकेट इज इंटरेस्टेड इन लिसनिंग टू और टेकिंग दैट पर्टिकुलर केस, देन हिल गो एंड आर्ग्यू दैट पर्टिकुलर केस इन द कोर्ट। तो ये जो सीनियर एडवोकेट्स होते हैं इनकी लीगल एक्सपर्टाइज भी होती है एंड यूजुअली ये केस पे बात ना करते हुए, स्पेसिफिक फैक्ट्स पे ना बात करते हुए, जो लीगल पोजीशंस होती हैं, लीगल पोजीशन जो है वहां पे उसके ऊपर पे कोर्ट में डिस्कशन करते हैं कि ये लीगल जिस लॉ को अप्लाई किया जा रहा है क्या इस पर्टिकुलर केस में लॉ सही से अप्लाई किया जा रहा नहीं। सो रेदर देन की फैक्चुअल कोई डिस्कशन करते हुए वो यहां पे लीगल डिस्कशन करते हैं। एंड एज यू कैन सी कि कोर्ट बहुत सारा बर्डन रहता है उनके ऊपर पे, केसेस का बहुत बर्डन होता है। सो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट कि आपका जो केस है वो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में एक्सेप्ट हो। तो सीनियर एडवोकेट अगर आपका कोई पर्टिकुलर केस आर्ग्यू कर रहा होता है तो उसके जो चांसेस है कि वो एडमिट कर लिया जाएगा कि भाई इसकी हेयरिंग होने वाली आगे, कोर्ट इसको डिसमिस नहीं करने वाला उस अपील को, वो बढ़ जाती है। तो एक इसमें एनालिस्ट भी बताया हुआ है कि अगर एक सीनियर एडवोकेट आपका केस लेके जाता है कोर्ट में, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में, तो उसको एक्सेप्ट करने की मतलब उसको वर्डिक्ट क्या निकलता है वो बात की बात है, उसकी हेयरिंग पॉसिबल होगी 54% केसेस में। एट द सेम टाइम अगर एडवोकेट इन रिकॉर्ड जा रहा है तो देयर इज अ 39% चांस कि वो केस को हियर करा जाएगा। अगेन ये परसेंटेज सिर्फ आपके रेफरेंस के लिए, इसको लिखना मत, इसको याद मत करना। बहुत स्टूडेंट्स इसको लिखना स्टार्ट कर देते नंबर देखते ही, तो ये लिखना नहीं है, बस आपके उसके लिए कि भाई आप सीनियर एडवोकेट हो तो 54% चांस है कि आपका केस सुन लिया जाएगा। बट अगर आप एक एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड और सिंपल एडवोकेट हो तो चांसेस आर कि 39% ही है। 40-60% केस में या 61% केसेस में इट वुड बी अ केस जहां पे आपका केस एक्सेप्ट ही नहीं किया जाएगा। ओके, तो पहली कंडीशन यहां पे ये है कि आप एटलीस्ट 10 साल की आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। अब इसका प्रैक्टिस या ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया क्या है, तो पहले यहां पे सब्जेक्टिव क्राइटेरिया था, यानी सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के अगर जजेस को लगता है कि आपको सीनियर एडवोकेट बनाना है तो वो बना दे देते। बट अब क्या है, तो एटलीस्ट 10 इयर्स की प्रैक्टिस, उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इनवाइट करते हैं एप्लीकेशन फॉर लॉयर्स। और अब सेट ऑफ क्राइटेरिया पे अब आपका डिसीजन होता है विच इंक्लूड्स रिपोर्टेड जजमेंट्स, कि आपके कौन कौन से, आपने कई केसेस में आपने वहां पे आर्ग्यू करा होगा और आपके जो रिपोर्टेड जजमेंट्स है, जो जजमेंट्स आए हैं उसके अंदर में आपका क्या रोल रहा है, क्या आपने वो केसेस जीते हैं, आपके आर्गुमेंट को क्या यहां पे कोर्ट ने एक्सेप्ट करा या नहीं करा। सेकंड इज द एक्सपीरियंस। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू मिनिमम ऑफ 10 इयर्स एक्सपीरियंस। जितना एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा उतने आपके चांसेस बढ़ते जाएंगे और इन हर सब पॉइंट के आपके पॉइंट्स, क्रेडिट पॉइंट्स मिलते हैं। थर्ड इज योर पब्लिकेशन, कि आपने कोई जुडिशियल आर्टिकल लिखा है क्या, आपने न्यूज़पेपर्स में या कहीं पर आपका इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स पब्लिकेशंस आए हैं क्या, कोई आपने बुक पब्लिश करी है क्या स्पेसिफिकली किसी टॉपिक के ऊपर पे, लीगल टॉपिक के ऊपर पे, तो उस बेसिस पे भी आपको कुछ पॉइंट्स मिलते हैं। एंड फाइनली देयर इज अ पर्सनल सूटेबिलिटी इंटरव्यू, यानी कि यहां पे जो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जजेस जो हैं वो आपका एक पर्सनल इंटरव्यू करेंगे और वेयर दे वुड सी कि आप सूटेबल हो टू बी डिक्लेयर अ सीनियर एडवोकेट और नॉट। तो यहां पे एक जो चीज हुई है कि आपके करंटली देयर आर 639 प्रैक्टिसिंग सीनियर एडवोकेट्स इन द सुप्रीम कोर्ट इटसेल्फ, और इस साल ही करीब करीब 150 से 200 नए सीनियर एडवोकेट को डेजिग्नेशन कराए। तो यहां पे कई जो सीनियर एडवोकेट हैं, जो पुराने सीनियर एडवोकेट हैं, दे से कि ये सीनियर एडवोकेट का जो डेजिग्नेशन है अब उसकी वैल्यू इतनी नहीं रहेगी, बिकॉज बहुत सारे सीनियर एडवोकेट्स का डेजिग्नेशन मिलता जा रहा है। एट द सेम टाइम जो यंग लॉट है या विमेंस का लॉट है, जो बहुत कम आपके सीनियर एडवोकेट्स बने, दे आर आर्ग्यूइंग कि यहां पे ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया होने से क्या हो रहा है कि अब एक लेवल प्लेइंग फील्ड है। अब यहां पे ये एक सिर्फ एलीट लॉयर्स के लिए जगह नहीं रह गई है, और जो कई बहुत हद तक सही आपका आर्ग्यूमेंट भी है। सिंपली बिकॉज आपको मैं 2 एग्जांपल दूंगा, जो रिसेंटली जो यंगेस्ट आपके सीनियर एडवोकेट
एडवोकेट डेजिग्नेट हुए। वन वाज एट द एज ऑफ 37 विच वाज रोहिंटन नरीमन। रोहिंटन नरीमन जो फलीस नरीमन के बेटे, यानी कि वो एक लीगल फैमिली से बिलोंग करते हैं। एंड द सेकंड केस जिनको 39 इयर्स ऑफ एज में सीनियर एडवोकेट डेजिग्नेट करा गया, ही वाज डॉक्टर, नॉट डॉक्टर बट DY चंद्रचूड़, जो आपके फॉर्मर सीजे हैं, जो भी आपके सन है एक फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के। तो देयर आर टू एग्जांपल्स ऑफ रोहिंटन नरीमन जो यंगेस्ट आज तक के सीनियर एडवोकेट बने, 37 इयर्स ओल्ड, एंड द सेकंड इज 39 इयर्स ओल्ड DY चंद्रचूड़, जो आपके सीनियर एडवोकेट डेजिग्नेट करे। दोनों के दोनों लीगल फैमिली से बनते थे। और ये कब हुआ था? जब एक सब्जेक्टिव क्राइटेरिया होता था, यानी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजेस सिंपली डिसाइड कर लेते थे कि दिस पर्टिकुलर पर्सन, ओपन कोर्ट में डिसाइड डेजिग्नेशन दिया जा रहा है, बट ओपन कोर्ट में यहां पे ये डेजिग्नेशन दिया गया टू लीगल ल्यूमिनरीज या टू पर्संस या टू लॉयर्स बिलोंगिंग टू लीगल फैमिलीज। यानी आप देख सकते हो कि सीनियर एडवोकेट बनना कितना मुश्किल है एक नॉन लीगल बैकग्राउंड के पर्सन के लिए। ठीक है, तो यहां पे फॉर सम इट्स अ गुड इनिशिएटिव कि यहां पे डेजिग्नेशन जो है अब आपका ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया पे हो रहा है। एट द सेम टाइम कई लोग कह रहे हैं कि यहां से जो इस पर्टिकुलर डेजिग्नेशन की वैल्यू है वो भी यहां पे कम होती जा रही है। सो दिस इज हु इज अ सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट और सीनियर एडवोकेट। Okay, so student, these were the important news from both your Hindu and Indian Express. We try to cover as many news from both the newspaper जो आपके लिए important हो सकते हैं। We make sure कि कोई न्यूज अगर किसी भी न्यूज़पेपर में आपके लिए important है तो आज नहीं तो कल आपकी सारी न्यूज आपके इस पर्टिकुलर एक सिंगल एनालिसिस में कवर हो जानी चाहिए। ओके, सो विद दिस मैसेज अगेन द सेम रिक्वेस्ट फ्रॉम यू ऑल। आपका अगर कोई डाउट या फीडबैक है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वी विल ट्राई टू इंप्लीमेंट योर फीडबैक ऑल्सो। ओके, विद दिस मैसेज आई वुड लाइक टू end today's session. Thank you and have a very nice day.